हेलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास होगी इतिहास की। इतिहास में हम बात करेंगे भारत पे विदेशी आक्रमण के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कापी पेन लेके बैठिए, नोट्स भी बनाते जाइए। मैंने बताया था नोट्स भी बनाते जाइए। और मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, वो आप लोगों को मैंने बताया था एग्जाम पॉइंट्स के नाम से आप उसको नोट डाउन भी करिएगा। उसको एग्जाम पॉइंट नाम देके उसको नोट डाउन करिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हर किसी की क्लास में जल्दी मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट्स के नाम से इनको नोट डाउन करिएगा। एग्जाम पॉइंट्स मैंने नाम दिया इसलिए दिया था क्योंकि एग्जाम में यही पॉइंट आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं आज की क्लास में। भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में चर्चा होगी। ठीक, तो भारत पर विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था, इसके बाद यूनानियों ने किया था। ठीक है, जिसमें यूनानियों में सबसे प्रसिद्ध आप जानते होंगे सिकंदर। सिकंदर यूनान का था, तो दूसरा आक्रमण यूनानियों ने किया था। लेकिन पहला आक्रमण भारत पर, पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। ठीक, ईरानियों ने किया था। आइए अब चलते हैं इसमें। ठीक है, ईरानियों में पहले मैं बता दूं थोड़ा सा। ईरानियों ने किया था। ईरानियों के हकामनी वंश के शासकों ने या हकामनी वंश के राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया था। अब इनमें थोड़ा शासक के बारे में जान लेते हैं, फिर चलते हैं ब्रीफ से करते हैं, क्लास में चलते हैं। चलिए, हकामनी वंश में साइरस प्रथम। साइरस प्रथम साइरस प्रथम के बाद कैम्बी उसका पुत्र हुआ। साइरस प्रथम के बाद कैम्बी सीज है। साइरस प्रथम के बाद उसका पुत्र कैम्बिसीज हुआ। कैम्बिसीज के बाद उसका पुत्र डेरियस प्रथम, जिसे हम दारा प्रथम के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद जरकसीज हुआ। ये उसका पुत्र था। जरकसीज का पुत्र अर्थ जरकसीज का पुत्र दारा तृतीय हुआ, जिसे सिकंदर ने, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, दारा तृतीय हुआ। यह हकामनी वंश का अंतिम शासक था, दारा तृतीय, जिसे सिकंदर ने अरबेला के युद्ध में दारा तृतीय को सिकंदर ने पराजित किया था। सिकंदर ने हकामनी वंश के अंतिम शासक दारा तृतीय को अरबेला के युद्ध में पराजित किया था। ठीक, इसके बाद यूनानी में सिकंदर हुआ था। सिकंदर भारत में आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की थी। ये बहुत महान, कहते सिकंदर महान था। ठीक है, अब बात करते हैं हकामनी वंश ईरानियों के बारे में। तो भारत में सर्वप्रथम ईरानियों ने आक्रमण किया। ईरान के जेड्रोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से होते हुए भारत में प्रवेश किया था। ईरानियों ने जेड्रोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से होते हुए भारत में प्रवेश किया था। और ईरानियों में हकामनी वंश के राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया था। हकामनी वंश में साइरस प्रथम था, जो भारत में आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। और साइरस इसका उपनाम कुरुस है। साइरस प्रथम को हम कुरुस के उपनाम से भी जानते हैं। इसने 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व तक शासन किया है। 530 ईसा पूर्व तक शासन किया है। ठीक, और ये भारत में आक्रमण करने में असफल रहा, लेकिन भारत पर आक्रमण करने में सफलता डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने पाई। ठीक है, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व भारत के पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया। ठीक, और इसने पंजाब के सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस क्षेत्र को ईरान का 20वां प्रांत बनाया गया। इस क्षेत्र को इसने, दारा प्रथम ने इस क्षेत्र को विजित करके ईरान का 20वां प्रांत बना दिया। ईरानी अभिलेख में सिंध को हिंद के नाम से जाना जाता है। ईरानी अभिलेख में सिंध को हिंद नाम दिया गया है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट्स। कुछ विद्वानों की मान्यता के अनुसार ईरानी व फारसी रजत मुद्रा शिगलोई के आधार पर भारत में या भारतीयों ने मुद्रा प्रचलन का काम प्रारंभ किया। ठीक, इसके बाद डेरियस प्रथम, दारा प्रथम 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक शासन किया है।
ठीक। और इसने भारत पर आक्रमण करने में 519 से 513 ईसा पूर्व के बीच भारत पर आक्रमण करने में इसने सफलता प्राप्त की और इसने सिंधु क्षेत्र को सिंधु क्षेत्र को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। और इसने इसके बाइस्तान ईरान के बाइस्तान अभिलेख से गंधार प्रदेश पर विजय की पुष्टि होती है। बाइस्तान अभिलेख से दारा प्रथम द्वारा जीते गए गंधार प्रदेश की विजय की पुष्टि होती है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जरकसीज हुआ। जरकसीज ने अपनी सेना में भारतीयों को बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को बड़ी मात्रा में अपने सेना में शामिल किया था, भर्ती किया। और इस जरकसीज की सेना ने भारतीयों को बड़ी मात्रा में शामिल करने का उद्देश्य यूनानियों से युद्ध था। ठीक, यूनान से युद्ध भी हुआ था। इसके कारण इसने भारतीयों को अपनी सेना में बहुत बड़ी मात्रा में भारतीयों को शामिल किया था। ठीक, इसके बाद पारसीक के संपर्क या ईरानियों के संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर या पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ, जिसे ईरान की अरमाइक लिपि से उत्पन्न माना जाता है। ईरान की खरोष्टी लिपि को ईरान की अरमाइक लिपि से उत्पन्न माना जाता है। तो ये थे ईरानी। अब बात करते हैं भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों ने किया था। ठीक है, भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों ने किया था, जिसमें सिकंदर महान प्रमुख था। सिकंदर के पिता मैसेडोनिया के शासक थे। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर ने भारत विजय योजना का अभियान 326 ईसा पूर्व में बल्क बैक्टीरिया को जीतकर काबुल होते हुए जिसको बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, बैक्टीरिया को जीतकर काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत जो कि खैबर दर्रा में स्थित है को पार करके भारत में प्रवेश किया। 326 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान के तहत बैक्टीरिया को जीतकर काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत जो कि खैबर दर्रा में स्थित है को पार करके भारत में प्रवेश किया था। सिकंदर का पहला आक्रमण तक्षशिला के शासक आम्बी पर हुआ। आम्बी के विरुद्ध हुआ, किंतु आम्बी ने सिकंदर से संधि समझौता कर लिया और सिकंदर को पूर्ण सहयोग का वचन दिया। उस समय सिकंदर के समकालीन मगध पे घनानंद राज करता था। ठीक है, सिकंदर के समकालीन घनानंद राज करता था और सिंध क्षेत्र के आसपास उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली राजा पौरों के राजा पोरस थे, जो कि चेनाब और झेलम के बीच में जिनका साम्राज्य था, चेनाब नदी और झेलम नदी के बीच का साम्राज्य राजा पोरस के पास था। ठीक, उस समय का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली महान शासक भारत का पोरस था। ठीक है, इससे सिकंदर ने युद्ध किया, जिस युद्ध के ये सिकंदर की सेना और राजा पोरस की सेना झेलम नदी के किनारे ठीक है, दोनों की सेना में आमने सामने भिड़ंत हुई, इसमें युद्ध हुआ, दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को हाइडेस्पीच युद्ध, वितस्ता का युद्ध और आधुनिक झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक, हुडाइस्पीच का युद्ध, वितस्ता का युद्ध और आधुनिक झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। किंतु सिकंदर ने राजा पोरस की बहादुरी और प्रतिभा को देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस उसको सौंप दिया, राजा पोरस को सौंप दिया और दोनों में मित्रता हो गई। ठीक, इसके बाद सिकंदर ने झेलम के युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य पे सिकंदर ने फलस्वरूप निकैया, जिसे विजयनगर नाम से जाना जाता है, नगर का निर्माण कराया और अब दूसरा नगर अपने घोड़े के नाम बुकाफेला के नाम से रखा। सिकंदर का अंतिम विजय सिकंदर की भारत में अंतिम विजय पाटल राज पे हुई थी। सिकंदर की अंतिम विजय भारत में पाटल राज पर हुई थी। इसके बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पूछा भी गया एग्जाम में कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था।
इस कारण सिकंदर ने अपने विजय अभियान को, भारत विजय अभियान को यहीं पर रोक दिया और वापस अपने राज्य चला गया। ठीक, और अपने भारतीय विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर, अपने भारतीय विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस चला गया। जब वापस जाते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कि सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा। तो सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। 19 महीने का समय उसने व्यतीत किया है। ठीक, इसके बाद इतिहास में सिकंदर ही एक ऐसा पुरुष था, इतिहास में सिकंदर ही एक ऐसा पुरुष था जिसका जन्म, मरण और अंतिम संस्कार, जन्म, मरण और अंतिम संस्कार 3 अलग अलग देशों में हुए हैं। 3 अलग अलग देशों में हुए। कैसे हुए सुनिएगा। जन्म मकदूनिया में जो कि यूरोप में पड़ता है, मरण बेबीलोन में जो कि एशिया में पड़ता है, और अंतिम संस्कार, सिकंदर का अंतिम संस्कार सिकंदरिया में हुआ। सिकंदरिया में हुआ जो कि अफ्रीका में पड़ता है। इस प्रकार ये इतिहास में एक ऐसा पुरुष था जिसका जन्म, मरण और अंतिम संस्कार 3 अलग अलग देशों में हुआ है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।